मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है वैज्ञानिक प्रबंध, जो फ्रेडरिक विस्लाव टेलर के साथ जुड़ा हुआ है और इन्हें हम FW टेलर के नाम से जानते हैं। आज के अपने व्याख्यान में सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, किस प्रकार से यह हम कहें इसका विकास हुआ है, FW टेलर के द्वारा जो अपने प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध के लिए जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उनकी चर्चा, और इन निष्कर्षों के विद्वानों के द्वारा किन आधारों पर आलोचना की जाती है उन पर हम चर्चा करेंगे। उद्योगों की यदि हम बात करें तो उद्योगों में प्रबंध की परंपरागत पद्धति रही है, परंतु जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ, श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई, तो जो प्रबंध संबंधी अनेक समस्याएं आने लगी थी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रबंध में विज्ञान का जो विकास है उसका श्रेय इस वैज्ञानिक प्रबंध को जाता है। 20वीं सदी की यदि हम बात करें तो 20वीं सदी में उद्यम का कुशल एवं उचित प्रबंध करने परंपरागत जो पद्धतियां थी या विधियों की हम बात करें के स्थान पर वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित प्रबंध पद्धति को अपनाने पर बल दिया जाने लगा था, क्योंकि जो परंपरागत विधियां चली आ रही थी प्रबंध की, वो उन जटिलताओं का समाधान प्रस्तुत करने में, जो जटिलताएं इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आई थी, उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में या वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध किस प्रकार से हो, उन चीजों को वो परंपरागत विधियां उतनी सफलता के साथ उनके चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं दिख रही थी। इसलिए जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसका उदय और विकास हुआ। वैज्ञानिक प्रबंध में जो प्रमुख विचारक हैं या विद्वान हैं उनमें H.L. पर्सन है, जोन्स, H.P. कैंडाल और प्रमुख रूप से FW टेलर का नाम आता है। जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें जिन चीजों पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है, निश्चित लक्ष्यों की बात की जाती है कि जो निश्चित लक्ष्य होंगे उनको किस प्रकार से योजना के तहत प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, अर्थात कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है, इस पर बल दिया गया। दूसरी चीज की जो बात थी कि जो वैज्ञानिक कार्यविधि है उसको अपनाया जाए, अर्थात जो तथ्यों के आधार पर जिस प्रक्रिया का पालन करना है उस पर यह वैज्ञानिक प्रबंध बल देता है। उसी के साथ ही बात करता है कि जो नियम है, नियमावली निर्धारित होनी चाहिए जो कि प्रबंध के अनुशासन के लिए आवश्यक है। ये नियम सभी के लिए, जो भी छोटे से बड़े अधिकारी हैं, सभी के लिए समान रूप से होने चाहिए, और जो आंकड़े हैं, जो विधियां हैं, उनका वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करते हुए कार्यों को संपादित किया जाना चाहिए। मितव्ययता और कार्य कुशलता भी इसका एक प्रमुख आधार है। मितव्ययता कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन, और कार्य कुशलता के किस प्रकार से कुशलता पूर्वक कार्य करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। और यह जो प्रयास है उसके लिए जो प्रभावशाली नियंत्रण है वो नियंत्रण भी होना चाहिए जिससे कि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वैज्ञानिक प्रबंध में जो प्रमुख रूप से है वह है फ्रेडरिक टेलर। अब ये जो फ्रेडरिक टेलर है ये प्रमुख चिंतक हैं और पेशे से ये इंजीनियर थे, और औद्योगिक अगर हम कहें जो उद्योग थे उनसे ये भली भांति परिचित थे, और इसलिए जो वैज्ञानिक औद्योगिक प्रबंध की नींव है उसको FW टेलर के द्वारा ही रखा गया था।
इन्होंने जो अपने प्रयोग किए, जिन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाले, जो प्रयोग थे वो उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी तथा जो बेथलहम स्टील कंपनी थी, उन कंपनी में इन्होंने अपने प्रयोग किए थे और अपने प्रयोगों के आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि तथ्यात्मक आधार पर प्रबंध प्रविधि करने में किस प्रकार से उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने जिस प्रविधि की बात की वह प्रविधि दो बातों पर बल देती है। पहली है उत्पादन किस प्रकार से बढ़े और दूसरी है अच्छे श्रमिक संबंध को किस प्रकार से स्थापित करने में यह प्रविधि प्रभावशाली रही है। क्योंकि स्वयं इंजीनियर होने के कारण, उद्योगों में कार्य करने के कारण ये उन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ रहे थे और समझने के साथ साथ वो जो उस समय की चुनौतियां थी, समस्याएं थी, उनका किस प्रकार से समाधान प्रस्तुत किया जाए, ये उस पर इन्होंने बल दिया। प्रविधि के लिए उन्होंने दो तत्वों के ऊपर बात की। उन्होंने कहा एक तो कार्य तथा उसकी जो विभिन्न इकाइयों के लिए समुचित, अगर हम कहें समय तथा कार्य की सर्वोच्च विधि योजना किस प्रकार से लागू की जाए। इसमें जो नियोक्ता है या जो नियोजक है उसके द्वारा इस बात पर बल दिया जाना चाहिए या इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो मशीनें हैं जो काम करने के लिए आवश्यक है, उसी के साथ जो साधन है, जो प्रविधि है, जो कार्य प्रवाह है, वो किस प्रकार का होगा जिससे कि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। दूसरी जो बात की थी, श्रमिक तथा प्रबंधकों के बीच एक हम कहें इस प्रकार का जो संबंध है वो स्पष्ट कार्य विभाजन हो, जिसमें कि प्रबंधकों को कार्य कराने के लिए जो सर्वोत्तम तरीका है उसको अपनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो जब ये दोनों चीजें होंगी, जहां पर परिस्थितियां भी होगी, सर्वोत्तम कार्य करने का तरीका भी अपनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य है उनको प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने अपने इन प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर ये कहा था कि जो उत्पादन में वृद्धि का आधार, क्योंकि जो इसमें पूंजीपति होता है, जो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि उत्पादन किस प्रकार अधिक से अधिक हो, क्योंकि अधिक से अधिक होगा, कम से कम लागत में होगा, तो जो उसका लाभ है वो और अधिक हो जाएगा या उसमें वृद्धि होगी। तो इन्होंने अपने निष्कर्ष में, टेलर ने अपने निष्कर्ष में ये पाया कि उत्पादन में वृद्धि का आधार श्रमिकों द्वारा अधिक उत्पादन न कराना होकर बल्कि क्या होना चाहिए कि श्रमिकों एवं मशीनों के समय के अपव्यय को रोककर उन दोनों में समुचित समन्वय किया जाए। अर्थात जो परिस्थितियां हैं उनमें केवल यही एक उद्देश्य ना हो कि श्रमिक जब अधिक से अधिक मेहनत करेगा, श्रम करेगा, तभी उत्पादन अधिक होगा। निश्चित रूप से उसका प्रभाव होता है, लेकिन ये एक केवल क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि होना क्या चाहिए, जो मशीनें जो वहां पर लगी हैं, जिन मशीनों के साथ श्रमिक कार्य कर रहा है, उनमें इस तरीके की व्यवस्था की जाए जहां पर समय का अपव्यय कम हो या अपव्यय को रोका जाए और मशीनों और श्रमिकों के बीच में एक बेहतर तारतम्य बिठाया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन संभव हो सके। इस पर टेलर ने बल दिया था। अच्छे प्रबंध के लिए उन्होंने कहा कि जब वैज्ञानिक प्रबंध की हम बात करते हैं तो अब ये वैज्ञानिक प्रबंध किस तरीके से हो, जो ये अच्छा प्रबंध है ये कैसे हो। इन्होंने कहा कि जो नियोजक एवं नियुक्त दोनों हैं, जो श्रमिक हैं और जो नियोजक है, उसमें दोनों की समृद्धि कैसे संभव हो सके, उसके लिए उन्होंने बात की कि दोनों के मध्य संघर्ष नहीं होना चाहिए। क्योंकि एफ.डब्ल्यू. टेलर अपने समय पर देख रहे थे कि किस प्रकार से श्रमिकों और पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष की स्थिति रहती थी। ये संघर्ष जहां पर श्रमिकों के द्वारा कम मेहनत करके अगर हम कहें वो उच्च वेतन पाना चाहते हैं, तो वहीं पर जो पूंजीपति है वो कम से कम में श्रम प्राप्त करके अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि
ये जो संघर्ष की स्थिति है, इस संघर्ष की स्थिति को दूर किया जाना चाहिए और जो नियोजक है, जो कम वेतन पर अधिक से अधिक उत्पादन चाहता है, उस दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना है। उत्पादन तो अधिक से अधिक हो, लेकिन उसमें किस प्रकार से परिवर्तन लाया जाए, किस प्रकार से श्रमिकों और मशीनों के जो मध्य संबंध है, उसको समन्वय है, उसको बेहतर बनाया जाए, ये महत्वपूर्ण है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक जो महत्वपूर्ण बात कही थी, उन्होंने कहा कि जो नियोजक होता है, नियोजक जो उसका उद्योगपति है, पूंजीपति है, जो उसका नियोजक होता है, चलाने वाला होता है उद्योगों का, वो यह भली भांति जानता है कि कर्मचारियों से क्या कार्य लिया जाना है, क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर वह कर्मचारियों को रखता है, नियुक्ति करता है, उसे पता होता है क्या कार्य लिया जाए। फिर वह ये देखे कि उसके लिए न्यूनतम खर्च में सर्वोत्तम कार्य करे, कि उसे कम से कम उसके लिए पे करना पड़े और वह उस पेमेंट में अधिक से अधिक या सर्वोत्तम की जो बात करता है टेलर, कि वो सर्वोत्तम कार्य ले उनसे, उसे ये पता होता है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था है वो चलती है। टेलर ने एक चीज का और कहा था, जो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि दैनिक कार्य का निर्धारण होना चाहिए, अर्थात श्रमिकों को या कार्मिकों को, कर्मचारियों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें क्या कार्यांश उनके लिए हैं आज के, और क्या कार्य उन्हें संपादित करना है। उसे कार्य को सुनिश्चित रूप से वह पूरा हो सके, वो तभी हो सकता है जब उन्हें इस सारी चीज़ों का निर्धारण पहले से हुआ हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो निर्धारण है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कि उसकी सुनिश्चितता निर्धारित की जा सके। जो कार्य करने की दशाएं हैं वो भी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, अर्थात जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीनें चाहिए, वो वहाँ पर हो, वो स्थितियाँ नियोजक के द्वारा वहाँ पर तैयार की जानी चाहिए, और जो भी सुविधाएं, जो साधन उन कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक हैं, उनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। जब ये उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो उद्देश्य रखा है वह पूरा हो सकेगा। इस बात पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बल दिया। उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम होगा, बेहतर काम होगा, तो उसके लिए वेतन भी अच्छा मिलेगा। इस बात की जानकारी जो श्रमिक हैं उन्हें पता हो कि अगर कार्य को कुशलता के साथ किया जाएगा और वो अच्छा होगा, तो उसके अच्छा होने पर उनके वेतन में भी वृद्धि होगी। इसलिए कार्य को किस प्रकार से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जो एक इंसेंटिव है कि अच्छा वेतन उन्हें मिलेगा, किस प्रकार से यह बेहतर तरीके से किया जाए, इसके लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस पर बल दिया था। और वो ये भी कहते हैं कि श्रमिकों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर कार्य अच्छा नहीं होगा, कुशलता पूर्वक नहीं होगा, निर्धारित समय पर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसका जो हानि है या उसका जो प्रभाव है वो श्रमिकों के वेतन पर भी पड़ेगा। वेतन पर जब पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो उससे अवगत रहेंगे, और अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर का, वो यही है कि जब ये सारी परिस्थितियां बनी रहेंगी, अच्छे व्यवस्था है, उपकरण अच्छी हैं, मशीनें अच्छी हैं, कार्य दशाएं बेहतर हैं, कार्यों का निर्धारण है प्रत्येक दिन के लिए पूरा करने के लिए किस प्रकार से सुनिश्चितता निर्धारित की जाए, ये पूरा है। और अगर कार्य बेहतर होता है तो श्रमिकों के लिए किस प्रकार से वह लाभकारी रहेगा, और अगर कार्य बेहतर तरीके से नहीं होता है तो कौन कौन से उसके दुष्परिणाम निकल कर आएंगे, उनकी जानकारी भी उनको रहेगी। इसलिए जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये वैज्ञानिक प्रबंध है वो इन चीजों पर बल देता है कि प्रबंध करने के लिए इन वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो पूरा वैज्ञानिक प्रबंध है जिसकी उन्होंने बात की है, लागू करने की उन्होंने बात की है, उसका हम सार निकालें या उसे कुछ शब्दों में अगर हम कहें तो उसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की मानसिक क्रांति है। मानसिक क्रांति किस तरीके से है?
कि नियोजक एवं जो नियोक्ता हैं वे पूर्ण मानसिक क्रांति, उनकी पूर्ण मानसिक क्रांति के बिना वैज्ञानिक प्रबंध का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात अगर वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाना है तो उसके लिए मानसिक क्रांति लानी होगी, दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी इसको व्यवहार में लागू किया जा सकता है। तो ये जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध है, ये जो प्रमुख रूप से बात करता है वह कार्य कुशलता की बात करता है। किस प्रकार से कार्य को कुशलता के साथ पूरा किया जाए, उसके लिए जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनको प्रयोग में लाया जाए, मितव्ययता को अपनाया जाए, क्योंकि जहां पर नियोजक कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन चाहता है, तो ये जो है मितव्ययता की जो विशेषता है टेलर उसकी बात करता है। किस प्रकार से जो श्रमिक हैं और नियोजक के बीच के जो संबंध हैं वो बेहतर बने रहें, उसकी बात टेलर ने की है। इसी के साथ जो श्रमिक और मशीनें हैं उनके बीच का जो समन्वय है, क्योंकि सारा अगर हम कहें उत्तरदायित्व बेहतर उत्पादन का श्रमिकों के ऊपर ना डालते हुए टेलर ने इस बात पर बल दिया कि इसके साथ साथ यदि हम उन परिस्थितियों को जिनमें कि कार्य किया जाता है, और जब ये कार्य किया जाता है तो उस कार्य करने में जो श्रमिक और मशीनें हैं उनमें एक बेहतर समन्वय यदि होगा तो उन समन्वय को बिठाते हुए जो लक्ष्य हैं उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। तो इस पर जो उनका बल है वो निश्चित रूप से प्रबंध में वैज्ञानिकता लाने पर बल देता है, क्योंकि जो टेलर के द्वारा जो प्रयोग किए गए हैं वो प्रयोग जो कंपनियों में किए गए हैं और जो उनका अपना स्वयं का कार्य करने का अनुभव है, क्योंकि पेशे से इंजीनियर होने के कारण उद्योगों में कार्य करने के कारण वो उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे थे, उनका विश्लेषण कर रहे थे और उनके आधार पर ही उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले। क्योंकि उस समय जो लोक प्रशासन में अगर हम बात करें जिन चीज़ों पर बल दिया जा रहा था वो कुशलता पर है, मितव्ययता पर है, और उद्योगों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये किस तरीके से लाए जाएं जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होती रहे, नियोजक जो है वह अपने कार्य को अच्छे प्रकार से करता रहे, श्रमिक कम से कम श्रम में बेहतर उसे वेतन मिलता रहे। तो इस संबंध में जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा जो प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं उन निष्कर्षों का सार ये है। अब जो ये निष्कर्ष एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने प्रयोग के आधार पर निकाले थे उनका यदि मूल्यांकन किया जाए या टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का मूल्यांकन किया जाए तो कुछ चीजें उसमें से सामने निकल कर आती हैं जिन पर चर्चा कर लेना जरूरी है। ये जो वैज्ञानिक प्रबंध है जिसे एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा जिसके द्वारा नींव रखी गई थी और जिसे आगे बढ़ाया गया था, उसमें अमेरिका और पश्चिम के देशों में ये कुछ वर्षों तक बहुत हम कहें तेजी के साथ चला और इसको स्वीकार भी किया गया, अपनाया भी गया, और इसने निश्चित रूप से जो उत्पादन है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाए थे। क्रांतिकारी परिवर्तन श्रमिकों की दशा सुधारने में है, उनसे बेहतर संबंध स्थापित करने में है और उत्पादन में है। क्योंकि जो उस समय का इस वैज्ञानिक प्रबंध को अगर हम उस संदर्भों में उसका विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से जो परिणाम थे वो बहुत सारगर्भित रहे थे और उन्हें बहुत हम कहें गहरे स्तर पर सभी के द्वारा स्वीकार किया गया था और उसके परिवर्तन भी बहुत सकारात्मक रहे थे। और इसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आया था वह था कि श्रमिकों की उत्पादकता तथा उनका जो पारिश्रमिक था उसमें सुधार हुआ था। क्योंकि जो टेलर ने बात की थी वो जब बात करते हैं कि वहाँ पर नियोजक के द्वारा जो परिस्थितियां रखनी चाहिए कि बेहतर उपकरण हो, व्यवस्थाएं बेहतर हो, संसाधन बेहतर हो, जब ये सारी चीजें होगी तो निश्चित रूप से श्रमिकों की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगी और उसके साथ साथ जो उनका पारिश्रमिक है उसमें
में भी वृद्धि होगी, संबंध बेहतर होंगे, उत्पादन में वृद्धि होगी, तो उसका प्रभाव उनके पारिश्रमिक के ऊपर भी पड़ेगा और पारिश्रमिक में भी वृद्धि हुई। और इसे स्पष्ट रूप से सब जगह देखा गया था कि किस प्रकार से जो श्रमिकों की उत्पादकता और पारिश्रमिकता दोनों में वृद्धि हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ जो एक चीज होती कि जितने ही शीघ्रता के साथ ये प्रबंध का हम कहें स्वीकार किया गया था, सकारात्मक परिवर्तन आए थे और तेजी से होता, उतनी ही जल्दी इसका प्रभाव भी कम हो गया था, क्योंकि इसमें श्रमिक को मात्र एक आर्थिक इकाई मान लिया गया था, जबकि जो उसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी उपेक्षा की गई थी, जो कि एक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण को बहुत जल्दी हम कहें उसका जो प्रभाव है वह कहीं कम होने लगा था और व्यक्ति निजी तौर पर अपने सहकर्मियों से अलग थलग नहीं रह सकता, वो केवल उत्पादन की इकाई मात्र नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से जो अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो ये चीजें निकलकर सामने आती हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।